और सही कहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि कांग्रेस के नापाक कोख से ही बीजेपी का जन्म हुआ है। शायद यही सच्चाई है जिसकी वजह से ये दूसरों को अपनी बदनामी, दूसरों के इन बेचारे गदागरों को कौन बताए कि जिनको भीख मांगने की आदत रही है वो तो हमारी आवाज़ से भी डरते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ओवैसी साहब इस तरह बोल रहे हैं। भाई अब ओवैसी साहब बोल रहे हैं, पाजामा गीला उनका हो रहा है। हमारे ओवैसी साहब कभी कहते हैं कि उनकी गाय दूध न दी तो उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ क्या, मुर्गी अंडा नहीं देती उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ क्या, है ना। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब जबरिया आबादी कंट्रोल करो, अब किसी के घर में औलाद नहीं है तो उसका भी जिम्मेदार कोई और है क्या। बल्कि अब आप तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि सीमांचल में इन पार्टियों की अब कुव्वत नहीं रही है जिसको आजमा लिया, और वहाँ अगर बीजेपी से लड़ने की कुव्वत किसी में है तो वो MIM में है। प्रदेश में रहने वाले लोग, उन तमाम तो लोगों को एक हौसला मिला है कि ओवैसी जैसे लीडर ने हमको एहसास कमतरी के समंदर से निकाला है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो तहरीक है, जो तहरीक गर्दन झुका के गुलामों की तरह जीने की नहीं है, गर्दन उठा के जीने की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासमी और मेरे साथ है मारूफ सियासी रहनुमा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर और वहाँ के रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान साहब। बातचीत करेंगे बिहार के हालात पर, दिल्ली के सियासी हालात पर और कुछ अहम इशूज़ पर। अख्तरुल ईमान साहब, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार की सरकार ने ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी का फ़ैसला कर लिया है। इस फ़ैसला को कामयाब बनाने में या बिहार सरकार को आप लोगों ने कितना मजबूर किया और इसमें आपकी पार्टी का कितना रोल है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि हमारी पार्टी का और दूसरी पार्टियों का क्या रोल है वो सानवी हैसियत है। बिहार की जनता का दबाव ऐसा रहा है कि तमाम तर पार्टियों को असम्बली में सर्वसम्मत फैसला लेना पड़ा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और सारे लोग दो बार हाउस में उसका रेजुलेशन हुआ सर्वसम्मत, और फिर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ भी सियासी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई और प्रधानमंत्री से ऑल पार्टी डेलीगेशन ने मुलाकात करके इस तरफ तवज्जो दिलाई, और अभी तमाम तर पार्टियों ने मिलकर फ़ैसला लिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता की पूरी भागीदारी और दबाव है और तमाम तर पार्टियाँ इसमें बराबर की शरीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा? लेकिन मामला ये है कि बीजेपी का जो मामला नज़र आया कि फ़ौरन इस फैसले में शामिल भी होना और उसके बाद फिर कुछ रिएक्शन माइनॉरिटी के ताल्लुक से देना, दरअसल बीजेपी बहुत ही भारी मन से, भारी कदम से इसमें शामिल हुई है, चूँकि वो चाहती नहीं थी। अगर वो चाहती तो केंद्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कराती, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कराई है। बिहार की तमाम तर पार्टियों के दबाव के नतीजे में बीजेपी को झुकना पड़ा है और बिहार में जातिगत जनगणना का फैसला हुआ है। इसका फ़ायदा क्या होगा बिहार में जाति जनगणना का? अब देखिए, सवाल ये पैदा हो तो शुरू दिन से आप करेंगे। ये दुनिया इस वक्त डिजिटल इंडिया में हम जी रहे हैं, और जब डिजिटल इंडिया न भी था तब भी आदमी को, घर का आदमी बच्चों के लिए भी सामान ख़रीदे तो एक जायज़ा लेता है कि किस बच्चे को नेकर की ज़रूरत है, किसको बनियानी की ज़रूरत है ना, किसकी चप्पल टूटी है, तो उसका जायज़ा लेकर तब आदमी ख़रीदारी करता है। ठीक उसी तरह से हुकूमतें सेंसस कराती हैं कि ताकि किस इलाके में, किस कम्युनिटी में, और फिर इंसानी जीवन के मुख्तलिफ मरहले में जवानों की हालत क्या है, बूढ़ों की हालत क्या है, बीमारियों की हालत क्या है, इसके लिए सेंसस में बहुत सारे डेटाज आ जाते हैं। तो असल पॉलिसी मेकिंग के लिए ज़रूरी है कि तरक्यात के जो भी मंसूबे बनाए जाएं उसके लिए आदाद व शुमार हमारे सामने में हों, और साथ ही किस इलाके में और किस कम्युनिटी की क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसका एजुकेशनल पोजीशन क्या है, ये डेटाज अगर हमारे सामने में आएंगे तो हम उस पर काम कर सकते हैं। नीति आयोग की जिम्मेदारी है, बल्कि सेंसस की तमाम तर रिपोर्ट की बुनियाद पर ही नीति आयोग, जो कल की प्लानिंग कमीशन की टीम थी, आज नीति आयोग है, उनकी एक बड़ी ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक देश है, तो सबको समान अवसर कब मिलेगा जब तक कि उनके बारे में सही आंकड़े हमारे पास, सही आदाद व शुमार हमारे पास नहीं हो। तो आदाद व शुमारे को मुहैया कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस पे कतरा रहे हैं कुछ लोग, जो लोग ज़ात की बुनियाद पर लोगों को जलील करते हैं, जो लोग ज़ात की बुनियाद पर लोगों को महरूम करते हैं, या फिर वो ऐसे पसमानदा तबके जो अपने सियासी और अपने शहरी हुकूक से नावाकिफ़ हैं, उनके हुकूक को दबा के रखना चाहते हैं, पामाल करना चाहते हैं, वो लोग इससे घबरा रहे हैं। जिस तरह चोर को रोशनी से डर लगता है, ठीक इस तरह से इन जालिम क़ुव्वतों को, जिन लोगों ने दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को, अक़लियत के लोगों की हक़मारी की है, वो इससे घबराते हैं कि फिर सूरज निकलेगा तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा।
अख्तरुल ईमान साहब, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार में सदर हैं और इस्लाम में कहा गया कि तमाम इंसान बराबर है, ज़ात पात की कोई तकसीम नहीं है, हिंदू मुसलमान की कोई तकसीम नहीं है, इंसानियत के नाम पर सभी बराबर हैं। फिर आपने किस तरह ज़ात की बुनियाद पर तकसीम करने की या ज़ाती जनगणना की हिमायत की, बल्कि इसके लिए मुहिम चलाई? जो डेलीगेशन आया था प्रधानमंत्री से मिलने, उसमें भी आप शरीक थे। आपने किस बुनियाद पर इस नज़रिया की तायद की? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। इस पर बहुत सारी गलत फहमियाँ मिल्लत के अफराद को भी हैं कि देखिए, ज़ात और बिरादरी का तस्वुर वो इंसानी समाज जब से बना है तब से है। इससे कोई फ़र्द बसर इनकार नहीं कर सकता है और इस्लाम की वजाहत कुरान करता है और कुरान ही में कह दिया गया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम, पूरी आयत आप पढ़ें, उसमें ये कहा कि मैंने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुमको मैंने मुख्तलिफ़ कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम पहचाने जा सको। तुम ख़ानदान की वजह से बड़े छोटे नहीं बनोगे, बल्कि किरदार की वजह से बनोगे। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये पैमाना है। मौजूदा वक्त वतन अज़ीज़ में, भारत में, जो दिगर मज़ाहब के दरमियान में ज़ात बिरादरी का तस्वुर है और मुसलमानों के दरमियान में ज़ात बिरादरी का तस्वुर है, वो बड़ा फ़र्क है, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। ये है कि इस्लाम में जो ज़ात बिरादरी है वो जान पहचान की चीज़ें हैं, है ना। उससे न कोई अर्जल होता है न कोई असरफ होता है। लेकिन दूसरे जो अदर देन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं बहुत सारे, उसमें मामला ये है कि वो ज़ात बिरादरी से तय हो जाता है कि कौन इज़्ज़तदार होगा, कौन शुद्र होगा, कौन पैर में मालिश करेगा, कौन मैला साफ़ करेगा और कौन पूजा करेगा। वो गोया पैदाइशी तौर पर यह हक़ लेता है। हमारे यहाँ पैदाइशी तौर पर नहीं है। हमारे यहाँ सबसे गरीब फैमिली का आदमी अगर आलिम बनता है वो हमारा इमाम बन जाएगा। आला ज़ात के समझ रहे हैं लोग, हालांकि हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। सैयद हो, शेख हो, अगर उनका बेटा शराबी होगा तो वो रांदे दरगाह होगा, हमारी महफिल में नहीं बैठ सकता। तो हमारे यहाँ जो पैमाना है वो पैमाना किरदार का पैमाना है ना, तो किरदार के पैमाने से तय होता है और दूसरों के यहाँ पैदाइश से तय होता है। ये बुनियादी फ़र्क है, इसको समझना चाहिए। इसलिए ज़ात बिरादरी से इनकार नहीं किया सकता। फिर आप अगर वतन अज़ीज़ के हवाले से कहेंगे तो इस्लाम कबूल करने वालों की जो तादाद रही है वो बहुत सारे बिरादरान वतन जो थे, उसने इस्लाम कबूल किया तो वो इस्लाम कबूल किया तो अपना पूरा समाजी पस मंज़र जो उनका था, जो उनका ख़ानदानी पस मंज़र था, उनके साथ रहा। अगर वो धोबी थे तो अदर, हाँ, गैर मुस्लिम धोबी भी धोबी कहलाते हैं और वो इस्लाम कबूल किए तो वो भी धोबी कहलाते हैं। ये तो मुल्क की नाइंसाफ़ी है कि अगर वो धोबी कहेंगे, अगर नॉन मुस्लिम धोबी होंगे एससी में चले जाएंगे और मुस्लिम धोबी होंगे तो ओबीसी में चले जाएंगे। तो ये नाइंसाफ़ी मज़हब की बुनियाद पर एक सेकुलर मुल्क में किया गया है। इस ज़ाती जनगणना में जो मुस्लिम ओबीसी है उनको भी शामिल किया जाएगा? यकीनन इसमें सारे लोग शामिल होंगे। देखिए 1931 में ब्रिटिश इंडिया में, और ब्रिटिश इंडिया में उनके बहुत सारे कामों को हम तनकीद करते हैं, लेकिन कुछ काम जो है उनका वो ये है कि उस वक्त के जो पसमानदा तरीन आबादियाँ थीं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जिनको आज हम पहचाने, उनकी हालत और ख़राब थी। उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने 1931 में SC ST का अलग से जनगणना की और उसमें तमाम तर ज़ात बिरादरी की। उसी की बुनियाद पर पुना पैक्ट में आप समझेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने SC ST के लिए रिजर्वेशन का मामला किया। तो ये वो उसी आदाद व शुमार की रोशनी में आज भी उसी अंदाजे के मुताबिक जो आप कह रहे हैं 52% OBC हैं, इतने SC हैं, इतने ST हैं, 15% 17% जो वजाहत कर रहे हैं लोग, आज उसी एक तखमीना है, वही पुराना वाला है। अभी जो 2011 में सेंसस हुआ भी, तो हालांकि वो भी कास्ट बेस्ड हुआ था, लेकिन उसमें आदाद व शुमार की इतनी फास गलतियाँ थी जिसके नतीजे में उसको उसके आसात नहीं की गई, प्रकाशन नहीं हुआ उसका। लेकिन ये काम अभी जो बिहार ने किया है, तो मैं समझता हूँ कि बिहार इनकलाब की सरजमीन रही है। इसको हो जाने में वज़ीर आला ने यकीन दिलाया है कि 10 महीने के अंदर में ये काम हो जाना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि आइंदा साल, बल्कि फरवरी तक, उसने कहा कि फरवरी तक ये काम हो जाना चाहिए ताकि फरवरी में जो बजट पेश हो तो उसको सामने में रखकर बजट बनाया जाए। मैं समझता हूँ एक नेक अमल है कि बिहार से शुरू हुआ। नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, बिहार ने अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार साहब सरबराह हैं तो जाहिर है कि उनको जाएगा। और बिहार इनकलाब की सरजमीन नहीं है। चंपारण की धरती ने पूरा बिहार का दर्शन करने के बाद चंपारण की धरती से जो गांधी को नई सीख मिली है तो पूरे देश पर असर पड़ा है। बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को सपोर्ट किया, समर्थन दिया, अलग नहीं हुई। तो आप मानते हैं कि बीजेपी ने नेक काम में साथ दिया, अच्छा काम किया बीजेपी ने? बीजेपी के लिए चारा भी नहीं था, बीजेपी के लिए चारा भी नहीं था। मैंने पहले भी कहा वो भारी मन से, भारी कदम से इस काफिले में शामिल हैं, उनके चारा भी नहीं था। अगर इसको ओके नहीं करते तो बस्तियों में नहीं जा पाते वो। इसलिए कि बिहार की जनता चाहती है कि जातिगत जनगणना हो, चूँकि जमहूरियत में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और बीजेपी ने क्या कहा, जिसकी जितनी जो जितना चालाक वो उसके पास उतना हिस्सा। गरीबी और अमीरी की खाई को ख़त्म करने की कोशिश डायरेक्टिव्स दिए गए हैं दस्तूर में, और गरीबी और अमीरी को बढ़ाने का नाम है बीजेपी।
आज जिंदल हों या अंबानी हों, ये सारे लोग अमीर से अमीर तरीन होते चले जा रहे हैं, गरीब से गरीब तरीन होने चला रहा है। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का नारा हुकूमत बनाने तक, हुकूमत बनने के बाद सबका विनाश, मुट्ठी भर लोगों का विकास, यही तो है बीजेपी का। अख्तरुल इमान साहब, अभी बिहार में एमएलसी का चुनाव हुआ है, आपकी पार्टी ने किसको सपोर्ट किया है? नहीं, एमएलसी का चुनाव अभी नहीं हुआ है, नॉमिनेशन कल आखिरी तारीख थी। अब नॉमिनेशन का मामला सामने हम आया है किसको सपोर्ट और मुझे पूरी खबर नहीं मिली है, चूँकि 7 जगह खाली पड़ी थी, 7 लोगों के नॉमिनेशन होने की इत्तला एक साहब करना चाह रहे थे, और अगर उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तब फिर आप कहेंगे कि किसको आप हिमायत करेंगे। और अगर 7 ही रह गए, मतलब साफ हो जाएगा 12 को स्क्रूटनी के बाद कि कितने लोग मैदान में रह जाते हैं। अगर 7 रह गए तो वोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी बड़ी पार्टियों ने अपनी तादाद के अतबार से अपनी हिस्सा तकसीम कर लिया है। मैं समझता हूँ कि लेकिन जमहूरियत के लिए एक अच्छा अमल नहीं है। आप कह रहे हैं कि साहब राय दहिंदगी, तो असम्बली के अरकान जो जीत के आते हैं उनकी राय दहिंदगी होनी चाहिए, इसके लिए आज़ाद इलेक्शन का मौका देना चाहिए। लेकिन तादाद के एतबार से सारी पार्टियां तकसीम कर लेती हैं और इलेक्शन होने नहीं देती हैं। गोया वहाँ पर एमएलएज की वोटिंग से इनको डर लगता है। अगर 8वां कैंडिडेट हो जाता है तो वोटिंग की नौबत आएगी, तो फिर हम उम्मीदवार को देखेंगे, उनकी पॉलिसी को देखेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। इससे पहले भी जब एमएलसी का चुनाव हुआ था तो आपके किशनगंज से बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए, इस पर लोगों ने हंगामा भी किया कि एमआईएम की वजह से बीजेपी को जीत मिली। ये निहायत ही गलत खबर होगी और न जाने किन नादानों की फैलाई हुई खबर होगी। बल्कि हमने तो सफाई के तौर पर, चूँकि आप देखेंगे वहाँ पर मोर देन 50% आबादी थी जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उसमें माइनॉरिटीज़ के थे, और हम नहीं चाहते थे कि माइनॉरिटी के वोटों का बिखराव हो। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे ठंडे कमरे में बैठकर तबसरा करने वाले जो लोग हैं, है ना, तो उनके लिए भी ये आईनादारी का काम करेगा किशन। कौन लड़ी? राजद लड़ी, मैंने अपना उम्मीदवार नहीं दिया। कौन लड़ी? कांग्रेस लड़ी। मैंने कहा था कि आप दोनों में से कोई एक लड़ो, है ना, और मैंने अपना उम्मीदवार ही नहीं दिया। तो इल्ज़ाम कहाँ से मुझ पर आया? हमारे अवैसी साहब कभी कहते हैं कि उनकी गाय दूध न दी तो उसका भी जिम्मेदार मैं भी हूँ क्या, मुर्गी अंडा नहीं देती उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ क्या, है ना। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब जबरिया आबादी कंट्रोल करो, अब किसी के घर में औलाद नहीं तो उसका भी जिम्मेदार कोई और है क्या। मामला ये है कि इन चीज़ों को ज़रा सा करना पड़ेगा। ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि एमआईएम को बदनाम किया जाए, हम तो थे ही नहीं इलेक्शन में। बल्कि ये लोग जवाब दें, कांग्रेस और राजद के लोग जवाब दें कि इनके अपने दरमियान में इत्तेहाद क्यों नहीं हो सका और ये बीजेपी को जिताने में मुआविन क्यों हुए। बल्कि अब आप तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि सीमांचल में इन पार्टियों की अब कुव्वत नहीं रही है जिसको आजमा लिया, और वहाँ अगर बीजेपी से लड़ने की कुव्वत किसी में है तो वो एमआईएम है, और इंशाल्लाह आइंदा एमआईएम इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। खबर तो अब ये आ रही है अख्तरुल इमान साहब, सोशल मीडिया पे देख रहा था कि आपकी पार्टी के 3 से 4 एमएलए राजद में जाने की तैयारी कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, आपका नाम उसमें शामिल नहीं है। ये अफवाह है। हमारे एमएलए जनाब अंसार नईमी साहब अभी भी दिल्ली में तशरीफ़ फरमा है, रात को मुश्तरका नशिस्त भी हम लोगों की थी, और तमाम तरह विधायकों से राब्ते में हैं हम लोग। शहबाज हुसैन के बारे में खबर गर्दिश कर रही है। नहीं, असल वो बेचारे पिछले दिनों में मामला ये था कि राजद से वो आए थे तो लोग ऐसा गुमान कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। शहबाज साहब से हमारी खुद मुलाकात हुई है, दर्जनों लोगों से ने कहा कि भाई ये सारा अफवाह है, ये गलत बयानी से काम कर, हमारे पार्टी को तोड़ने की साजिश तो शुरू दिन से चल रही है। इस तरह ये अफवाहबाजी कर रहे हैं, है ना। और कुछ लोग आपने बातचीत की थी उनसे? हाँ, मैंने बातचीत की। भाई ये सारे लोग, मुझे जहाँ तक है, देखो इंसान जब तक जिंदा है भाई, बीमारी भी, सर्दी भी, खांसी भी होगी उनको, और छींक भी आएगी उनको, मर जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी पार्टी मुतहरिक है, तो हमारी पार्टी को मुख्तलिफ जहत से लोग बदनाम करने की कोशिश लोग कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर हमारी पार्टी से लोग टूटेंगे, आप समझ रहे हैं कि अंजाम क्या होगा। इस वक्त पूरे मुल्क में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो तहरीक है, जो तहरीक गर्दन झुका के ग़ुलामों की तरह जीने की नहीं है, गर्दन उठा के जीने की है, इज़्ज़त की और आबरूमंदाना ज़िंदगी जीने की तलक़ीन उसने की है। और इसमें मुल्क में इंसाफ के क़याम के बाद ही तरक्की होगी। क़याम इंसाफ की पूरी तहरीक उनकी चल रही है, और इसकी वजह से मज़दूरों का तबका, प्रदेश में रहने वाले लोग, उन तमाम तर लोगों को एक हौसला मिला है कि अवैसी जैसे लीडर ने हमको एहसास कमतरी के समंदर से निकाला है। इसलिए भले ही मुख्तलिफ जगहों पर जो समाजी वो है ताना बाना है, वहाँ हम उसका वोट नहीं दे सकते, लेकिन वो हमारा लीडर है
और सीमांचल में तो खातिर खा उनके पैरोकार हैं। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई गलत कदम उठाने की। अच्छा, आप लोगों के कामों से लोग कितना मुतमईन है सीमांचल में? कई मरतबा लोगों की शिकायतें आती है कि विधायक जी फ़ोन नहीं उठाते हैं, विधायक जी जलसे में नहीं आते हैं, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। कितनी सच्चाई है? मैं तो आपको क्या बताऊं कि जो लोग ये कहते हैं उन्हें कहिए, रूबरू करिए, और हम लोगों का भी कॉल रजिस्टर चेक कीजिए, और हमसे पहले जो एमएलए थे, चाहे जिस इलाके में जो एमएलए रहे हों, कर लीजिए। हमारे लोग कितने हाजिर मिलते हैं, बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये 1 महीने में हम लोगों ने जितना फ़ोन रिसीव किया है, साल भर में किसी एमएलए ने उतना फ़ोन रिसीव नहीं किया है। और हम लोग धोखा देने वाला नहीं, आवाम को हम लोग जगा रहे हैं। ये बातें किन की तरफ से फैलाई जा रही हैं? जिनके पाँव तले ज़मीन खिसक गई है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही काम ये लोग कर रहे हैं तरह तरह से। मैं अभी आपको बताऊं, सैलाब समझिए कि लाजमी वो है हर साल सीमांचल में, सैलाब की तबाही से हर साल कभी किसी को ज़मीन नहीं दी गई, जबकि बाज़ाब्ता जो आफात मैनेजमेंट है उसके रूप से उसमें है, ज़ाब्ते में है कि जिन लोगों के मकानात कट जाएंगे सैलाब में, उनको सरकार ज़मीन अलाट करेगी और उनको मकान का मुआवजा देगी। पहली बार है एमआईएम के जीतने के बाद क्या अभी सैकड़ों लोगों को ज़मीन देने पर हम लोगों ने मजबूर किया। तकरीबन 1000 लोगों की फ़ाइल आगे बढ़ी हुई है, जिनके मकान सैलाब में तबाह हुए, उनको रकम मिलेगी। और आपको मैं बता दूं, कभी भी 1-2 करोड़ से ज़्यादा काम नहीं होता था उस इलाके में, और अब की बार 10-12 करोड़ से ज़्यादा का काम हो रहा है। और अभी हम लोगों ने अभी मनरेगा से लोग सड़कें नाले इधर का काम करवाते थे, लेकिन नदी के कटाव का काम नहीं हो रहा था, गर्जे फैसला था। एमआईएम ने इसको भी नाफिज करवाया है। बल्कि बहुत सारे लोग तो इस वजह से परेशान है, अपोजिशन के कुछ लोगों ने काम रोकवाने की कोशिश की, बल्कि वहाँ तो कांग्रेस और जदयू के लोगों ने वो समझौता कर लिया कि काम होने मत दो, काम होगा तो क्रेडिट चला जाएगा, बल्कि काम बदनामी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो मामला ये होता है कि गिद्ध के बददुआओं से बैल की मौत होती नहीं है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। ये बात कौन लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन में है, इनको फंड नहीं मिल रहा है, सरकार इनकी बात नहीं मान रही है। पहले को जो एमएलएस थे वो हुकूमत के थे, तो बहुत ज़्यादा काम होता था उनके ज़रिए। मवाजना कर ले, काम गिनवा ले, है ना। ये सारे लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। कुछ गोदी मीडिया उधर भी हैं। मीडिया में कुछ अफराद ऐसे हैं जो लोग कल तक हमारी पार्टी के टिकट के उम्मीदवार थे और न दिया, तो वो लोग भी लोगों को मनवाना, ये दलाली कर रहे हैं लोग, है ना। अब मैं क्या कहूँ, उनके अब्बा अम्मा को तो कुछ कह नहीं सकता। इनकी फितरत को अल्लाह हिदायत अता फरमाए कि बहुत सारे लोग, ज़बान देने का मतलब ये नहीं कि फंस बको, हाथों में अगर क़ुव्वत है, तलवार है, तो तुम सिपाही बन जाओ, गर्दन काटने वाले डाकू मत बनो। कुछ लोग मीडिया का गलत इस्तेमाल करके दुष्प्रचार करने का ठेका उठा रखा है। बहरहाल उससे नहीं, हमने आवाम का दिल जीता है, बल्कि पहली बार है जो एमआईएम जीत के आई है तो सीमांचल के हक़ और हुकूक की बात करती है। हम लोगों ने दर्जनों बार ये झगड़ा लगाया है। कई बार हम लोग को ताने मिले कि साहब सरकार को तो वोट नहीं दिया लोगों ने उधर। हम लोगों ने यही कहा मंत्रियों को कि सरकारें बनती हैं वोट से, सरकारें वोट से नहीं चलती, सरकारें टैक्स से चलती हैं, है ना। अगर हम वोट दिए हुए होते तो हम वजारत में हिस्सा मांगते, हमने टैक्स दिया है, हम तरक्की में हिस्सा मांग रहे हैं, इसलिए कि टैक्स हमने दिया है, हमको टैक्स की बुनियाद पर हिस्सा दो। ये बात कौन कहने वाला है एमआईएम के सिवा? जो लोग गुलामी करते हैं टिकट के लिए, तलवे चाटते हैं जो लोग, उसमें कुछ भी जुर्रत हो सकती है क्या? हम तलवा चाटने वालों में नहीं है एमआईएम के लोग। एमआईएम के लोग कहते हैं कि आवाम हमारी है, वोट हमारा है, कानून हमारा चलेगा, बात हमारी चलेगी, और मांगेंगे नहीं हम, अब हम अपना हिस्सा छीन रहे हैं। अब इनको कौन बताए, इन बेचारे गदागरों को कौन बताए कि जिनको भीख मांगने की आदत रही है वो तो हमारी आवाज़ से भी डरते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे अवैसी साहब इस तरह बोल रहे हैं, भाई अब अवैसी साहब बोल रहे हैं, पाजामा गीला उनका हो रहा है ना। मामला ये हो रहा है, ये डरपोकों की नस्लें, है ना, ये कभी भी जिन्होंने ग़ुलामी में अपने आबा ने उनको तलकीन कर दी है कि बेटा ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना, शहंशाहियत में बड़ी दिक्कत है बेटा, गर्दनें कटती हैं, जंगें लड़नी पड़ती हैं, ग़ुलामी में कुछ नहीं बेटा, बादशाह बदल जाएगा, तुम्हारी ग़ुलामी तब्दील हो जाएगी, तुम वफादारी तब्दील कर लोगे, तलवे चाटते रहोगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। तो ऐसे लोगों की बात हम नहीं करते, हम तो करते हैं कि जीना है तो इज्जत से जियो। अख्तरुल इमान साहब, ज़रा बिहार और सीमांचल से बाहर निकलते हैं। नुपुर शर्मा का मामला चल रहा है, उसके खिलाफ कल दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन उसके साथ में आपकी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। हालांकि ओवैसी साहब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे थे। आपको क्या लगता है ओवैसी के खिलाफ केस क्यों दर्ज किया है पुलिस ने? देखिए, कौमी सतह पर हो या बैनुल अक़वामी सतह पर हो, नुपुर शर्मा की इस नापाक और शरारत आमेज जुमलों ने जितना मुल्क को नुकसान पहुँचाया है,
इसकी तलाफी बहुत देर बाद हो पाएगी। और नूपुर शर्मा और जिंदल जैसे लोगों की शरारतों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाने का किसी ने बेड़ा उठाया है तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सर फहरिस्त हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और जो कुछ अभी हुकूमत की जो हजीमत हुई है, हुकूमत को जो शर्मनाक तौर पर जो दबाव पड़ा है लोगों की तरफ से, उसके नतीजे में हुकूमत समझिए कि अदावती अंदाज में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर मुकदमा दर्ज कराया है। हम पूरे तौर पर हुकूमत की मजम्मत करते हैं और बैरिस्टर साहब पर जो मुकदमा हुआ है वो गलत हुआ है, गैर आइनी है और ये जिम्मेदार, और वो भारत रत्न तो नहीं लेकिन पार्लियामेंट रत्न हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ज़बान बोलते हैं, कानून जानते हैं, है ना, और कभी भी गैर कानूनी कोई लफ्ज़ वो नहीं बोलते। और मजलूमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारा बुनियादी हक़ नहीं, फरीज़ा है। ये हक़ नहीं, हमारा फरीज़ा है। जुल्म के ख़िलाफ़ इस तरह के मुकदमा दर्जनों नहीं सैकड़ों हों, एमाजिम के लोग उसकी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन हुकूमत को मजम्मत करते हैं हुकूमत की कि हुकूमत ने बड़ा ज़ालिमाना कदम उठाया है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हर मुसलमान अपनी बाल बच्चों से नहीं बल्कि अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता है, और जब तक अपने जान से ज़्यादा अजीज़ नहीं रखेगा वो मुस्लिम ही नहीं हो सकता। हम बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन तौहीन रसालत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस पर जब भी कोई ज़बान खोलेगा हम उसकी ज़बान बंदी की हर कोशिश करेंगे। उसके लिए एक दो मुकदमात नहीं, हज़ारों मुकदमात हो तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन हम इस तरह की शरारतों पर कभी खामोश नहीं रह सकते। कांग्रेस एक नेता कल एक डिबेट में कह रहे थे न्यूज़ 24 पर कि वैसी बीजेपी के भाई है, इन पर दिखावे के लिए केस क्या है, केस भी क्या है, पर्दे के पीछे से कहा गया आपको डरने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। उनको बताओ कि कितने लोग रात को कांग्रेस और सुबह को बीजेपी तुम्हारे यहाँ हो रहे हैं, है ना। बीजेपी का मामला तुम कर रहे हो, जब शर्म होनी चाहिए इन लोगों को बात कहते हुए। ताला तोड़वाया किसने था, बात आगे बढ़ेगी, बात चलेगी तो दूर तक लग जाएगी। ताला खुलवाया किसने, मूर्ति बैठाई किसने। जब बाबरी मस्जिद की तामीर की जगह पर मंदिरों की तामीर हो रही तो उछल उछल के मुबारकबाद दे रहे थे किसने, चंदे भेजे किसने। मुसलमानों को दोबारा मस्जिद बनाने का वादा करने वाली कांग्रेस ने क्या दिया मुसलमानों को। उन्होंने तो कहा था कि ज़मीन पे मस्जिद की तामीर करा देंगे, क्या किया इसने। इसको शर्म नहीं आती किसी पर उंगली उठाते हुए, है ना। बीजेपी से ताल्लुक़ उनके हैं और सही कहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि कांग्रेस के नापाक कोख से ही बीजेपी का जन्म हुआ है। शायद यही सच्चाई है जिसकी वजह से ये दूसरों को अपनी बदनामी, दूसरों के आखिरी सवाल, काफ़ी लंबी बातचीत हम लोग की। देश में जिस तरह के हालात है, मस्जिदों का मामला सबसे ज़्यादा छाया हुआ है, मस्जिदों को मंदिर में तब्दील करने की हर जगह कोशिश की जा रही है, ज्ञानवापी का मामला है। आपको क्या लगता है मुसलमानों को इन हालात का मुकाबला कैसे करना चाहिए? देखिए, हमको तो जो हमारा तरीक़ेकार है वो दस्तूरी और आइनी है। हम अदालत में लड़ेंगे, हम सड़कों में लड़ेंगे, हम ऐवानों में लड़ेंगे, हम अपनी दलाइल की बुनियाद पर हर लड़ाई लड़ेंगे, है ना। हम सड़कों की लड़ाई से भी बाज आने वाले नहीं हैं। सदन में हम आवाज़ भी उठाएंगे और अदालत के दरवाजे भी खटखटाएंगे, कोई रास्ता हमारा बंद नहीं होगा। लेकिन सन 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो उस पर चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको संजीदगी से उस पर गौर व फिक्र और मुस्तक़बिल के लिए लाएअमल तैयार करने की ज़रूरत है। और मैं आपको कह दूँ कि मस्जिद के मसाइल, कुछ लोग हमारे कहते थे, दानिश्वर इंतकाल भी कर गए कुछ बुज़ुर्ग हमारे, कि तुम इन चीज़ों से बाज आ जाओगे तो दूसरी मकामात हमारे महफूज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो तलाश करेंगे। बीजेपी की चूँकि बुनियाद जो है सियासत की, न वो आवाम की भलाई है, न देश की भलाई है, न राष्ट्र की भलाई है। वो मजहबी जुनून के ज़रिए से, लोगों को बहकाने से, फ़िरक़ा वाराना कसीदगी फैलाकर अपनी सियासी रोटी वो सेकते रहे हैं। अंग्रेज़ों ने डाला था फूट डालो और राज करो, और उसी पर ये पूरा काम कर रहे हैं। ये मजहबी जुनून, उसने तो ज़ात बरादरी का फूट डाला था, इसने मजहबी जुनून पैदा करके लोगों में वो डाला है। और बीजेपी के पास कोई चूँकि अपना एजेंडा नहीं है। मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दाढ़ी, टोपी, टीका, बुर्का, अगर इनकी डिक्शनरी से निकाल दिया जाए तो बीजेपी बिन पानी के मछली की तरह तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी। ये इन तमाम तर नफ़रत अंगेज़ हालात को पैदा करने के लिए, ये अक़ीदत गाहों को, चूँकि वो जान रहे हैं कि मुसलमान अपनी जान से भी ज़्यादा अपने इबादत खानों से मोहब्बत करते हैं, इसलिए इनके इबादत खानों पर हमला करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करो, यहानत रसूल करो। मामला ये है कि वो इस्लाम जो कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका धर्म है, मेरे लिए मेरा धर्म है। और इस देश में तो मामला ये है कि अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म का आदर करो, यही सेकुलरिज्म है यहाँ का।
और दूसरे का धर्म का अनादर और अपने धर्म का भी पालन नहीं कर रहे हैं लोग। ये लोग निधर्मी हैं। ये लोग यही बात करेंगे ताकि समाज में नफरत फैले और नफरत के आग की आंच में ये अपनी सियासी रोटी सेकते रहें। तो इसलिए ये नफरत के सौदागर हैं। नफरत के सौदागरों से अमन की और भाईचारगी की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये वक्त आ गया है कि मुल्क भर के दानिश्वर उठें, अलग अलग धर्मों के उठें, सनातन धर्म के लोग उठें, जो ईसाई हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, उठें, अपने अपने धर्म के आदर्शों को सामने में लाएं। और हमारे धार्मिक आदर्श देश के संविधान से कहीं उसका टकराव नहीं है, बल्कि जो लोग देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस देश को बचाने का मतलब सिर्फ चाइना के बॉर्डर पर जाकर गर्दनें कटाना नहीं है, बल्कि इस देश के संविधान को बचाना सबसे बड़ा देश प्रेम का मामला है। इसलिए इस दस्तूर को जो लोग भी कुचल रहे हैं, उनके खिलाफ उठ खड़ा होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। तो आप थे अख्तरुल ईमान साहब। बिहार, सीमांचल, वहाँ की सियासत और फिर देश के हालात पर हमारी बातचीत हुई। आपको कैसे लगी हमारी बातचीत? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय ज़रूर लिखिए। कैमरामैन नसीम अख्तर के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com